हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो भारतीय संविधान की जो सीरीज हमारी चल रही थी, इसमें हम देख रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में और जानेंगे इसकी पृष्ठभूमि को, क्या कारण रहे जिनसे कि इस अधिनियम को लाया गया और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इस सबको देखेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, इसके बहुत से प्रावधानों को, बहुत से अनुच्छेदों को भारतीय संविधान ने ज्यों का त्यों अपनाया है। ठीक है, इसलिए ये जो अधिनियम है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए पूरी पृष्ठभूमि इसकी देखेंगे और इसके प्रावधानों को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इसमें एक प्रावधान किया गया था। तो पहले आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने कल ही बताया था 1919 के अधिनियम से आप दो चीज़ें याद रखेंगे। यहाँ पर 2 बार 19 है, ठीक है, तो आप इससे 2 चीज़ें याद रखें। पहला, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है, द्वैध यानी कि 2 वाली फीलिंग आ रही है। और दूसरा, इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनीय जो व्यवस्थापिका थी, इसकी शुरुआत की गई। तो ये दोनों फैक्ट आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इस अधिनियम को लागू करने के बाद भारत में क्या प्रभाव रहा और कितनी प्रगति हुई है, तो इसकी जांच करने के लिए एक आयोग गठित करना था। कब? 10 वर्ष पश्चात, अर्थात 1929 में इसका गठन होना था। लेकिन मैंने कल की वीडियो में बताया, इंग्लैंड में 1929 में आम चुनाव होने के कारण इस आयोग का गठन 2 वर्ष पहले ही कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखें। आगे चलते हैं, देखें। किंतु 10 वर्ष के पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन कर दिया गया। कारण क्या रहा? इंग्लैंड में 1929 में आम चुनाव का होना। तो इस आयोग का गठन 2 वर्ष पूर्व किया गया। कब? 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ है। कितने सदस्यीय आयोग था? यह एक 7 सदस्यीय आयोग था और इसके अध्यक्ष बनाए गए सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम पर इस आयोग को साइमन आयोग या साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में आपने आधुनिक भारत में पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसके 7 सदस्य थे। तो ये जो सभी सदस्य थे आयोग के, ये सारे के सारे अंग्रेज थे। इसीलिए इस आयोग को श्वेत आयोग भी कहा जाता है और यही भारत में इसके व्यापक विरोध का कारण रहा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था, तो इसका मुख्य कारण रहा इसके सभी सदस्यों का अंग्रेज होना। ठीक है, इसके बाद देखें 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा। ठीक है, ध्यान रखेंगे भैया कि जो साइमन आयोग है, साइमन कमीशन, ये 2 बार भारत आया था। पहली बार 3 फरवरी 1928 को आया और अगले महीने 31 मार्च को ये वापस चला गया था। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर विरोध हो रहा था। उसके बाद दोबारा इसे भेजा गया। कब? 8 महीने बाद, यानी कि अक्टूबर 1928 में इसे दोबारा भारत भेजा गया और ये दोबारा भारत आया और उसी के अगले वर्ष यानी 13 अप्रैल 1929 को ये यहाँ से वापस गया। और उसके बाद जो भी यहाँ पर इनने देखा, जो समीक्षा की, उसके आधार पर 30 जून 1930 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, विरोध के बावजूद आयोग की अनेक बातों को, यानी कि इनने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसकी अनेक बातों को भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थान दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि साइमन कमीशन का भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तो उनकी जो रिपोर्ट आई उसका भी बहुत ज़्यादा विरोध किया गया, लेकिन उसके बाद भी 1935 के अधिनियम में इनकी रिपोर्ट को स्थान दे दिया गया। ठीक है, तो इस समय पर ध्यान रखना, जो आपका द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी 1919 में, वो जो है अपने आप में असफल प्रणाली मानी जाती है और उसकी असफलता की जांच हेतु एक और समिति गठित की गई थी। उस समिति के अध्यक्ष थे सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो ये आप लोग ध्यान में रखना अच्छे से कि जो आपका द्वैध शासन प्रणाली है उसकी असफलता के लिए सर अलेक्जेंडर मूडीमैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जबकि उस 1919 के अधिनियम की प्रगति की जांच करने के लिए साइमन आयोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यापक तौर पर विरोध हुआ। उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट आई उसका भी विरोध हुआ। तो यहाँ पर जो नेता उसका विरोध कर रहे थे, उनको एक चुनौती दी गई। किसके द्वारा? भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड के द्वारा। ठीक है, क्या चुनौती दी? यहाँ के भारतीय नेताओं से इन्होंने कहा कि अगर आप कोई ऐसा संवैधानिक मसौदा बना सकते हैं जिससे यहाँ के सभी नेता और लोग जो हैं सहमत हो जाएं, तो हम आपके प्रस्ताव को मान लेंगे। ठीक है, आपके विरोध को मंजूर कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी के द्वारा स्वीकार्य, यानी कि नेता हो या फिर आम जनता हो या फिर कोई भी पार्टी हो, ठीक है, सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी। इसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और इस जो आपका चुनौती स्वीकार की, इस चुनौती के ही
परिणाम स्वरूप या इसके उत्तर में कांग्रेस ने एक समिति की यहाँ पे गठन किया, एक समिति गठित की पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, एक 10 सदस्यीय समिति। ठीक है, इनके नाम पर ही इसे नेहरू समिति कहा गया। तो नेहरू समिति का काम क्या होगा, एक संवैधानिक मसौदा तैयार करना जिससे सभी लोग सहमत हों। ठीक, तो नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी पूरी की पूरी जो इनने चुनौती स्वीकार की थी उसके आधार पर एक मसौदा तैयार किया और अपनी रिपोर्ट पेश की 10 अगस्त 1928। क्वेश्चन बनता है नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये नेहरू रिपोर्ट जो इनने प्रस्तुत की, संवैधानिक मसौदा तैयार किया, इसके क्या प्रावधान थे इसको देखते हैं। इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें थी औपनिवेशिक स्वराज। ठीक है, यानी कि ये चाहते थे उत्तरदायी सरकार हो, यहाँ पर जो भारतीय लोग हैं वो अपने लिए शासन कर सकें, अपने लिए प्रशासन चला सकें, उसके लिए कानून बना सकें, लेकिन अपने शासन के लिए उत्तरदायी रहें ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति, उसे कहा गया औपनिवेशिक शासन। और इसके साथ साथ इन्होंने बताया केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन हो, प्रांतों को स्वतंत्रता दी जाए यानी कि स्थानीय स्वशासन शुरू किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिससे कि बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुआ था इसे समाप्त किया जाए और मौलिक अधिकारों की यहाँ पे व्यवस्था की जाए। तो ये इनके कुछ प्रावधान थे, कुछ सिफारिशें थी जो एग्जाम में कभी पूछी जा सकते हैं। ठीक, नेहरू रिपोर्ट जब प्रस्तुत हुई तो अंग्रेज इसे स्वीकार कर लेते या फिर इनके कुछ प्रावधानों को स्वीकार कर लेते, लेकिन इससे पहले ही इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 29 मार्च 1929 को अपनी 14 सूत्रीय मांग पेश की गई, क्योंकि ये चाहते थे कि मुस्लिमों को भी उतना ही अधिकार मिले जितना हिंदुओं को मिल रहा है, जबकि कांग्रेस सबको एक समान समझती थी, हिंदू या मुस्लिम। ठीक है, लेकिन ये अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करते थे। तो इन्होंने 29 मार्च को 1929 को ही 14 सूत्रीय मांग पेश कर दी। तो इनके बीच जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, ठीक है, ये नेहरू समिति है और मोहम्मद अली जिन्ना की जो समिति है, इनके बीच जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, इसके कारण फिर ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। ठीक है, इस पर ही चर्चा करने के लिए कि कैसे इस गतिरोध को दूर किया जा सकता है और इसका क्या हल निकले। तो 3 गोलमेज सम्मेलन कब हुए? 1930, 31, 32 में। ठीक है, 1930, 31, 32 में ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। इनकी एग्जैक्ट डेट जो है आप लोग देख लेना। अब इन गोलमेज सम्मेलनों का, वैसे तो ये गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है कि असफल रहे, ठीक है, लेकिन इन गोलमेज सम्मेलनों का जो भी निचोड़ निकला, जो भी वहाँ पर मसौदा तैयार हुआ, जो निष्कर्ष निकाला गया, उसे एक पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो श्वेत पत्र क्या था? गोलमेज सम्मेलनों का जो आपका निष्कर्ष है उसी को श्वेत पत्र कहा गया। और इस श्वेत पत्र की समीक्षा के लिए फिर एक और संयुक्त समिति का गठन किया गया, और जो संयुक्त समिति थी इसके अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो की संयुक्त समिति ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की और इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही फिर भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया। तो ये पूरी एक पृष्ठभूमि थी भारत शासन अधिनियम 1935 की। अब इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हो गया और इसमें क्या क्या प्रावधान भारत के लिए किए गए थे इनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसमें कुल 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। वर्तमान संविधान में मैंने बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग 250 प्रावधानों को ज्यों का त्यों लिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि भारत सरकार का जो अभी भारतीय संविधान चल रहा है इसमें यहाँ से डायरेक्ट इतने अनुच्छेद लिए गए हैं। तो इसके 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे, जबकि वर्तमान में हम बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कितने अभी अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ, और भाग कितने हमारे पास? लगभग 22 भाग हैं हमारे संविधान में। आगे चलते हैं। इस अधिनियम ने, अब इनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखते हैं, इस अधिनियम की सारी विशेषताएं। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे पहली विशेषता रही, इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। तो अखिल भारतीय संघ कहने का अर्थ हुआ कि अभी तक जो आपका ब्रिटिश प्रांत हैं और यहाँ पे कमिश्नरियाँ हैं और उसके साथ साथ देसी रियासतें जो हैं, जहाँ पर यहाँ के स्थानीय राजा शासन कर रहे हैं, तो उन सभी को मिलाकर एक भारत देश बनाया जाए और उस भारत देश को एक संघ के रूप में गठित किया जाए, उसके अंदर इन्हें रख दिया जाए। तो ये इनकी व्यवस्था थी। तो इसी को कहा गया अखिल भारतीय संघ की स्थापना। लेकिन इसमें क्या था, देखिए प्रावधान, कि 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों और देसी रियासतों को शामिल करना था। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश प्रांतों को तो अनिवार्य किया गया भारतीय संघ में सम्मिलित होना, बट जो देसी रियासतें थी इनके लिए वैकल्पिक कर दिया गया
कि चाहे तो इसमें सम्मिलित हों चाहे तो ना हो। और यही कारण रहा कि देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, ये संघ में शामिल नहीं हुई, जिस कारण से यह प्रस्ताव मूर्त रूप नहीं ले सका। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इस 1935 के भारत शासन अधिनियम का ये है कि इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो 1919 के अधिनियम में लागू की गई थी प्रांत में द्वैध शासन, उसे समाप्त करके प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, और स्वायत्त शासन व्यवस्था कहने का सिंपल मतलब हुआ, अभी के टाइम के हिसाब से कहें तो स्थानीय स्वशासन। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ना पंचायती राज आदि, तो वही है स्थानीय स्वशासन, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। तो इस यहाँ पर प्रांतों में आपका द्वैध शासन को समाप्त किया गया, लेकिन स्वायत्त शासन व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई, जिसके अनुसार केंद्र का अब प्रांतों पर कोई भी नियंत्रण नहीं होगा, नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। ये आपकी व्यवस्था लागू हुई 1 अप्रैल 1937 से। ठीक है, आगे देखें। इसने प्रांतों में तो द्वैध शासन खत्म कर दिया, लेकिन 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, और द्वैध शासन क्या होता है हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1784 के एक्ट में, 1784 के एक्ट में हमने देखा था दो यहाँ पे मंडल गठित किए गए थे, निदेशक मंडल और दूसरा था नियंत्रक मंडल। ठीक है, इनके कार्य क्या थे? निदेशक मंडल का कार्य था कंपनी के व्यापारिक कार्यों को नियंत्रित करना, और नियंत्रक मंडल क्या करता था? कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अर्थात यहाँ पे एक तरीके से प्रशासन को दो भागों में तोड़ दिया सुविधा के लिए, और ऐसा ही यहाँ भी किया गया है। ठीक है, जो आपका 1919 में चाहे प्रांत में द्वैध शासन लगाया या 1935 में केंद्र में, तो इनमें यही व्यवस्था की गई। बट अंतर क्या था कि इसमें केंद्र सरकार के अधीन जो विषय थे, केंद्र के अधीन उन विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक थे आपके हस्तांतरित विषय, ठीक है, जो कि कम महत्व के होते थे। दूसरे थे आरक्षित विषय, जो कि अधिक महत्व के थे, जैसे आपका गृह विभाग है, ठीक है, रक्षा विभाग है, ठीक, या फिर आपका गुप्तचर विभाग है। इस टाइप की जो चीज़ें थी वो आरक्षित विभाग में रखी गई, और दूसरा हस्तांतरित विषय में सामान्य विषय रखे गए, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इनसे संबंधित। ठीक है, तो यही था आपका द्वैध शासन प्रणाली। आगे चलते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता इस अधिनियम की रही कि इसके तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में। इसमें व्यवस्था की गई थी एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों की। इन 6 अन्य न्यायाधीशों में से ध्यान रखना 2 न्यायाधीश भारतीय थे। ठीक है, उनमें हम आगे पढ़ेंगे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी सम्राट के द्वारा, और यह कार्यरत हुआ 1 अक्टूबर 1937 से इसने कार्य करना शुरू किया इस संघीय न्यायालय ने। संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मॉरिस गोयर। ये क्वेश्चन पहले बना हुआ है, ठीक है, यूपी पीसीएस में बना हुआ है पहले क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत दिल्ली में की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने मॉरिस गोयर। इनका जो क्षेत्राधिकार था संघीय न्यायालय का, ये 3 टाइप के क्षेत्राधिकार इसे दिए गए थे। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन चुके हैं पहले। ठीक है, कौन कौन से? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री। तो केवल ये 3 क्षेत्राधिकार इस संघीय न्यायालय को शुरुआत में दिए गए थे। आगे देखें। 6 जो अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, इनमें से 2 न्यायाधीश भारतीय थे, और वो कौन थे? पहले भारतीय न्यायाधीश थे जस्टिस M.R. जैकब, और दूसरे भारतीय न्यायाधीश थे जस्टिस M.S. सुल्तान। इन दोनों का ही नाम आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये संघीय न्यायालय जो 1935 के अधीन गठित किया गया, उसमें नियुक्त होने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश हैं। ठीक है, आगे देखें। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान, 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। जैसा कि अभी हमने बताया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया और स्वायत्त शासन लागू कर दिया। स्वायत्त शासन कहने का अर्थ क्या हुआ कि अब प्रांत जो है अपने लिए कानून बना सकते हैं, अपना प्रशासन स्वयं चलाएंगे, तो इसके लिए उन्हें शक्तियां भी देनी पड़ेंगी। इसी कारण शक्तियों का विभाजन करना पड़ा, और ये शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के रूप में किया गया। पहली आपकी संघ सूची, दूसरी आती है प्रांतीय सूची, और तीसरी आती है समवर्ती सूची। ठीक है, जैसे ही व्यवस्था वर्तमान में है वैसी व्यवस्था उस टाइम पे कर दी गई थी। तो संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित थे? 59 विषय। तो ये ऐसे विषय थे जिन पर केवल संघ सरकार यानी केंद्र को विधि बनाने या कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के विषय ऐसे विषय थे जो कि 54 विषय थे यहाँ पर, इन पर प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार था। और समवर्ती सूची के विषय जो कि 36 विषय हैं, ये ऐसे विषय थे जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसकी, या फिर कोई ऐसा विषय आता है जिसकी इन तीनों ही विषयों के अंतर्गत जिसको सम्मिलित नहीं किया गया, या फिर जिसके बारे में इनमें प्रावधान नहीं है, तो ऐसा कोई अनोखा विषय यहाँ पर आ जाए, तो उसके बारे में कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं उन्हें कहा जाएगा अवशिष्ट शक्तियाँ, और ये निहित थी वायसराय में। ठीक है, अभी आपकी राष्ट्रपति में होती हैं, उस टाइम वायसराय में थी। तो ये चीज़ आप लोग इसके ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट,
1935 के अधिनियम द्वारा देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अब आप लोग अपने नोट्स में ऐड करें और कमेंट करके बताएं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, डेट के साथ। ठीक है, आगे देखें। 11 प्रांतों में से, टोटल 11 ब्रिटिश प्रांत थे, इनमें से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। द्विसदनीय कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 सदन होंगे विधानसभा के। पहली होगी आपकी प्रांत में है, हाँ ये ठीक है, तो प्रांत में होंगे तो पहली जो निम्न सदन है वो होगा विधानसभा, और उच्च सदन था विधान परिषद। ठीक है, ये उच्च सदन हुआ करता था। विधान परिषद स्थायी, विधानसभा जो है अस्थायी, इस टाइप का आप लोग पहले देख चुके हैं। तो ये जो द्विसदनीय व्यवस्था थी ये केवल 6 प्रांतों में लागू की गई। कौन कौन से थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। संयुक्त प्रांत कहने का अर्थ है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस में पहले बन चुका है कि 11 ब्रिटिश प्रांतों में से कितने में द्विसदनीय व्यवस्था 1935 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी, तो 6 प्रांत है। आगे देखें, इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद के बारे में हमने देखा था 1857 की क्रांति जब हुई तो यहाँ से 1858 के एक्ट द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो भैया भारत में प्रशासन कौन चलाएगा, ये समस्या उत्पन्न हुई। इसके लिए एक समाधान निकाला इनने, भारत सचिव। तो इनने भारत सचिव का पद सृजित किया था 1858 में। लेकिन क्या केवल एकमात्र व्यक्ति पूरे भारत का प्रशासन चला सकता था? जी नहीं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसकी सहायता के लिए एक परिषद गठित की जिसका नाम रख दिया गया भारत परिषद। ठीक है, ये भारत परिषद थी, और इसी भारत परिषद को 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1935 में अब नियम कानून बनाने का अधिकार प्रांतों और केंद्र दोनों को ही दे दिया गया है, दोनों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखें, इसने मताधिकार का विस्तार लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया। ठीक है, तो मताधिकार इससे पहले जो है आप लोगों ने पढ़ा था अप्रत्यक्ष निर्वाचन से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष निर्वाचन आया। लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन में ऐसा नहीं था कि देश का हर एक नागरिक जो वयस्क है वो मतदान कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, यहाँ पर केवल उच्च वर्ग के लोग या जो शिक्षित लोग थे, जैसे वकील हैं, प्रोफेसर हैं, इस टाइप के लोग, केवल यही मतदान कर सकते थे। बट 1935 के अधिनियम द्वारा इसको थोड़ा सा और विस्तारित करते हुए 10% जनसंख्या को इसमें सम्मिलित कर लिया गया, अर्थात यहाँ पर अब कुछ मध्यम वर्गीय लोग भी आ गए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं, देखो क्या इसने विस्तार किया। इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए, ठीक है, 3 चीज़ें याद रखना, दलित जातियाँ, महिला और मजदूर वर्ग, इनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। तो आप लोगों ने पढ़ा है इससे पहले, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की शुरुआत कहाँ पे देखने को मिलती है? हमें 1909 के अधिनियम में देखने को मिलती है। ठीक, वहाँ पर केवल मुस्लिमों के लिए था। फिर उसके बाद 1919 के अधिनियम में इसे बढ़ाकर मुस्लिमों के साथ सिख, ईसाई, उसके बाद यूरोपीय और आंग्ल भारतीय, इनके लिए विस्तारित किया गया। और 1935 के अधिनियम में आप लोग देख रहे हैं कि दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी ये विस्तारित कर दिया गया। तो यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था भी देखने को मिलती है। ठीक है, हालांकि मैंने इससे पहले बताया था 1932 में एक यहाँ पे अवार्ड आया था जिसे कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है, जिसके जन्मदाता अलेक्जेंडर थे। ठीक है, मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इन्होंने सांप्रदायिक पंचाट लेकर आए थे, जिसमें क्या किया गया था, दलित जातियों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था लागू की गई, जिसका विरोध गांधी जी ने किया और उस टाइम पूना की यरवदा जेल में थे। तो इसके कारण ही पूना पैक्ट हुआ। गांधी और जो अम्बेडकर जी थे इनके मध्य समझौता हुआ, उसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। इसके बारे में कल मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो वही था ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। आगे चलते हैं। 1937 का जो विधानसभा चुनाव है वो इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। ठीक है, क्योंकि इस अधिनियम में क्या कर दिया गया है कि अब प्रांत अलग कानून बनाएंगे, केंद्र भी कानून बना सकते हैं, तो सब में विधानसभाएं होनी चाहिए, सदस्य होने चाहिए, क्योंकि एक ही आदमी कानून बनाएगा नहीं। तो जो सदस्य आएंगे वो कहाँ से आएंगे? वो चुनाव के द्वारा आएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू हो चुकी थी और इसमें मतदान 10% और बढ़ा दिया गया था जनसंख्या के लिए। ठीक है, 10% जनसंख्या को इसमें सम्मिलित करके। आगे चलते हैं। इस अधिनियम द्वारा 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और एक महत्वपूर्ण कार्य और किया गया था कि बर्मा को तो भारत से अलग कर दिया, जो म्यांमार वाला क्षेत्र था, और इसके साथ साथ 2 नए प्रांत यहाँ पर जोड़े गए थे, उड़ीसा एवं सिंध प्रांत। ठीक है, तो ये भी किसी एग्जाम में पहले बन चुका है क्वेश्चन, और ऐसे एग्जाम में बना है पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक, तो ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो जो भारतीय संविधान है उसमें सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है 1935 के अधिनियम का ही है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, लगभग 250 अनुच्छेद यहाँ से उठा के रख लिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना।
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, इसको नोट कर लेना। किस अधिनियम द्वारा दो नए प्रांतों उड़ीसा और सिंध का निर्माण हुआ था? 1935 का अधिनियम। अब चलते हैं आपका ये था आपका 1935 का अधिनियम, यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम देख लेते हैं इस अधिनियम के कुछ दोष, क्या क्या इनमें कमियां रही। ठीक है, तो देखिए, हालांकि इसमें प्रांतों को आपका एक तरीके से शक्तियाँ दे दी गई, केंद्रों को शक्तियाँ दे दी गई, दोनों में शक्तियों का विभाजन हो गया। तो यहाँ पर केंद्र या प्रांत में भारतीय मंत्री या फिर आप लोग कह सकते हैं भारतीय सदस्य भी सम्मिलित थे, उन्हें पहले ही सम्मिलित कर दिया गया था, तो उनके भी अधिकार बड़े होंगे। इससे प्रसन्नता होनी चाहिए और भारत में शासन को ठीक होना चाहिए, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं था। क्या था? देखिए, वास्तविकता में विधानसभाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। क्यों थे? क्योंकि भारतीय मंत्री जो है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद तथा गवर्नरों के विशेषाधिकार इसके कारण अशक्त थे। अगर भारतीय मंत्रियों ने कोई ऐसा कानून बनाने के लिए यहाँ पे प्रस्ताव रखा जो कि भारत के हित में है, तो गवर्नर जनरल जो है अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके इसे रोक सकता था। तो यहाँ पर कुल मिला के हम कह सकते हैं वास्तव में भारतीयों के पास कोई शक्ति नहीं थी अभी भी। ठीक है, दूसरा देखें, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अभी भी विद्यमान थी, जबकि यहाँ के लोग जो कांग्रेस वाले हैं वो भी मेनली चाहते थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर भारत का विभाजन ना हो। ठीक है, तो ये प्रणाली अभी भी थी। तो ये इसके कुछ दोष माने जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर मुस्लिम लीग हो गया, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग, भारतीय निरेश, इन सभी ने इस व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, और यहाँ तक कि इसके विरोध में कुछ स्टेटमेंट कहे जाते हैं, जैसे इस अधिनियम के बारे में नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ कथन किए हुए हैं कि यह एक अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। ठीक है, तो किस अधिनियम के बारे में कहा था पूछा जाएगा? 1935 के अधिनियम के बारे में। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या कहा है? यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये यूपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, गुलामी का अधिकार पत्र किसे कहा गया? 1935 के अधिनियम को। किसने कहा? पंडित नेहरू ने। आगे देखें, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस 1935 के अधिनियम को पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। ठीक है, तो ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 और उसके महत्वपूर्ण प्रावधान। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो आप लोग इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।